नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये आवाज़ हर रोज़ लाखों लोगों के कानों में पड़ती है और जब वो भारतीय रेल सफ़र की तैयारी करते हैं तो ये आवाज़ अपने आप में उन्हें एक अलग तरीके से एहसास कराती है उस लाइफ लाइन का जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को जोड़ती है। लेकिन क्या रेलवे वास्तव में यात्रियों की सुखद और सुरक्षित यात्रा का वादा निभा रहा है? आज हम आपको वो हकीकत दिखाएंगे जिसे अक्सर टिकट की कतार में खड़े लोग महसूस करते हैं, पर देश के जिम्मेदार लोग शायद देखना ही नहीं चाहते, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। टूटे दरवाजे, गंदे टॉयलेट, खचाखच भरे डिब्बे और जवानों के लिए भेजी गई ट्रेन की बदहाल हालत। ऐसे में महज संयोग नहीं है, ये सब केवल संयोग भर नहीं है बल्कि सिस्टम की सच्चाई है। रेलवे की लापरवाही इतनी भारी पड़ रही है, इसका सबूत वे हादसे जिनमें लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, कभी तकनीकी खामी से, कभी भीड़ भाड़ की वजह से। क्या आम आदमी का सफ़र यूं ही नरक बनता रहेगा? क्या सिर्फ और सिर्फ वीआईपी के लिए चलेगी वंदे भारत और बाकी जनता ठूंसी जाएगी स्लीपर और जर्नल बोगियों में? रेल में सफ़र या सफ़र में संघर्ष समझ में ही नहीं आता। आम लोगों की ये समस्याएं दिखती हैं, लोग एक्स पर पोस्ट कर रेल मंत्री को ये समस्याएं दिखाते हैं। जिम्मेदार अधिकारी भी सोशल मीडिया के साथ स्टेशन में ऐसे हालात को रोकता है, लेकिन सब मौन हैं। सवाल है क्यों? क्या हमाम में सभी नंगे हैं? अगर नहीं तो फिर साल के 12 महीनों के साथ ट्रेन की तस्वीर क्यों नहीं बदलती, जैसे हर महीने तारीख बदलती है? सवाल सिर्फ सुविधा का नहीं, जिंदगी का है। मंथन में इसीलिए आज हम बात करेंगे, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दीजिए, हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। देश सेवा करने वाले जवान और रोजी रोटी के लिए सफ़र करने आम आदमी दोनों ही एक ट्रेन में सफ़र करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना कि एक को सम्मान के नाम पर दी गई खस्ताहाल बोगियां और दूसरे को उसी भीड़ में दरवाजों से लटक कर जिंदगी का जुआ खेलना पड़ रहा है। ये कोई कहानी नहीं है, भारतीय रेल की वो कड़वी सच्चाई है, हकीकत है जिसे देखने से सरकार, रेल मंत्री जी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और जिम्मेदार लोग अपनी आंखें मूंद लेते हैं। बीएसएफ जवानों के लिए भेजी गई ट्रेन की हालत ऐसी, ना खिड़कियां सही, ना सीटें टिकी हुई, और टॉयलेट की हालत देखिए तो शर्म आ जाए। और आम यात्रियों की हालत, मुंबई में 6 लोगों की मौत जब भीड़ से लदी लोकल में लोग दरवाजे से लटकते हुए ट्रेन के नीचे गिर पड़े। कोई सीट नहीं, कोई सुविधा नहीं, लोग टॉयलेट में बैठकर सफ़र करते हैं और मजबूरी में करते हैं। यही है न्यू इंडिया की रेलवे, जिसे हम भारत की लाइफलाइन कहते हैं। क्या आम आदमी की ज़िंदगी की कीमत अब सिर्फ टिकट के पैसे तक रह गई है? रेल की असली तस्वीर, उसे जानने के लिए पहले ये हमारी रिपोर्ट देखिए। कृपया हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। सफल, सुखद और मंगलमय यात्रा, ये ध्येय भारतीय रेलवे का है, जिसकी गूंज हर स्टेशन पर यात्रियों को यात्रा से पहले सुनाई है। लेकिन ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को भारतीय रेल कैसे रेल रही है, आज हम आपको उस हकीकत से रूबरू कराएंगे। आपकी स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीर भारतीय ट्रेन की है। अब आपको इस ट्रेन की खासियत बताते हैं। टूटी हुई खिड़कियां, गंदे टॉयलेट्स, उखड़ी हुई सीटें, जाम दरवाजे, गंदगी से फुल लबरेज, यह भारतीय ट्रेन है।
दरअसल बीएसएफ ने रेलवे से जवानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में एसी 2 टियर के 2 कोच, एसी 3 टियर के 2 कोच, 16 स्लीपर कोच और 4 जनरल एसएलआर कोच की मांग की थी। जो ट्रेन जवानों को मुहैया कराई गई उसकी हालत बेहद खराब थी। देश की सेवा करने वाले भारतीय जवानों को रेल मंत्री कितनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं, यह तस्वीर बताने के लिए काफी है। ट्रेन का वीडियो सामने आया तो रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में रेल मंत्री ने मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। सर, आपने अभी 2 के डबलिंग का अनाउंसमेंट किया, रेलवे में लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं उसको अनाउंसमेंट किया, लेकिन आज सुबह से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। उस पर ऑलरेडी एक्शन कल ही लिया जा चुका था। वो ट्रेन की रेक कल ही रिप्लेस कर दी गई थी और जो 4 अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड भी कर दिया। भारतीय रेल के बदतर हालात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। 9 जून को ठाणे मुंबई लोकल ट्रेन से गिरकर 5 लोगों की मौत हुई थी और 6 लोग घायल हुए थे। माना जा रहा है कि सफर के दौरान 2 ट्रेनों के दरवाजों पर जरूरत से ज्यादा यात्री लटक कर यात्रा कर रहे थे। ट्रेनों के क्रॉस यात्री आपस में टकरा गए, जिससे यह हादसा हो गया। ये 2 घटनाएं रेलवे की दुर्दशा और ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की दुश्वारियों की महज बानगी भर है। ट्रेन में यात्रा करना अब किला फतेह करने जैसा हो गया है। पहले ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए मारामारी, किस्मत से अगर रिजर्वेशन मिल गया तो अपनी सीट तक पहुंचने के लिए आपको जंग लड़नी पड़ेगी। असली परीक्षा तो ट्रेन चलने के साथ शुरू होती है। 80 क्षमता वाले रिजर्वेशन कोच में 300 से ज्यादा वेटिंग टिकट वालों की भीड़ घुसती है, तो स्लीपर क्लास की बोगी जनरल कोच में कब तब्दील हो जाती है पता ही नहीं चलता। ट्रेन के अंदर पानी नहीं मिलता तो कभी कोच का एसी फेल हो जाता है। स्टेशन में भी यात्रियों के लिए सुविधा का अभाव कब दुखद यात्रा बन जाता है कोई नहीं जानता। हजारों रुपए खर्च कर सुविधाजनक सफर के सपने देखने वाले यात्री का सफर नर्क बन जाता है, जिससे रेलवे और रेल मंत्री को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। कमाई के चक्कर में रेलवे यात्रियों की सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यात्री मरे तो मरे पर कमाई जारी रहे। घर से इंसान बनकर यात्रा करने वाला यात्री कब जानवर की तरह घुटन भरे बंद डिब्बे में सांस लेने के लिए जंग करने लगता है वो खुद ही नहीं जानता। राजनेता हवाई जहाज से सफर करते हैं, लग्जरी एसयूवी में घूमते हैं, वहीं आम जनता जानवरों की तरह भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रा करने के लिए मजबूर होता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में करीब 200 ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी। यात्रियों की हालत ट्रेन के अंदर बस से बदतर है। सुविधाओं के नाम पर सड़ा गला खाना मिलता है। ट्रेन की लेट लतीफी की तो बात ही छोड़ दीजिए, जरूरत पड़े तो टॉयलेट लेट कर सीट पर सफर करना पड़ता है। सवाल है आखिर इस बद इंतजामी का जिम्मेदार कौन है? वंदे भारत जैसी ट्रेनें वीआईपी लोगों के लिए सुखद हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो आज भी नॉर्मल ट्रेनों से सफर करते हैं? आखिर उनकी समस्याओं की सुध रेल मंत्री कब लेंगे? ट्रेन के अंदर टॉयलेट पर सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा पर कौन ध्यान देगा? आखिर भारतीय रेल आम आदमी के लिए सुखद और सफल कब हो? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कहीं भी ये आवाज़ हमारे कानों में अगर पड़ जाती है तो अपने आप एक कनेक्टिविटी दिल से बन जाती है भारतीय रेल की। और भारतीय रेल पटरियों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी भर नहीं है, ये पूरे भारत को जोड़ती है और इसका हमारा दिल का रिश्ता है। ये हमें अपने सफ़र तक पहुंचाती है, हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाती है, तीर्थ यात्रा कराती है। बहुत सारी संवेदनाएं इस ट्रेन रेल से जुड़ी हुई हैं। आज हम मंथन में इस कार्यक्रम को क्यों लेकर आए, इसके पीछे सीधी सी है कि अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने बहादुरी के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसमें जवानों की भी बड़ी भूमिका थी, सीमा सुरक्षा के लिहाज से बड़ी भूमिका थी और सेना के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सब जवानों की भूमिका को इंगित किया गया, रेखांकित किया गया। इसी तरीके से पुलवामा में हमारी सुरक्षा करते हुए 40 बीएसएफ के जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं बीएसएफ जवानों को ले जाने के लिए एक बेहद घटिया, गंदी, टूटी फूटी ट्रेन की बोगी दे दी गई। अब इसे क्या कहा जाएगा? जवानों का अपमान कहा जाएगा? इन अर्धसैनिकों का अपमान कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा इसे? और क्या ये मजाक, ये अपमान
सिर्फ उन 4 अधिकारियों के सस्पेंशन तक ही इसका हिसाब किताब चुकता हो गया। अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है। और आज कार्यक्रम में, इस अपने मंथन कार्यक्रम में, इस पूरे रेलवे की पूरी व्यवस्था को आज हम सामने रखेंगे, दर्शक भी हम पूछेंगे और तमाम हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़े हैं। बहुत सारे जो प्रमुख हादसे हुए हैं हाल में अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में, उनको भी हम सामने रखेंगे। लगातार वो स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। लेकिन सवाल है कि हम रेलवे को क्या बनाते जा रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत का लोकार्पण किया, उसने किया। वहाँ के लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई आम लोगों को चलने के लिए ट्रेन कब दोगे। वंदे भारत तो खास लोगों के लिए जिनके जेब में पैसा है और प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। और रेलवे ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट है, बल्कि बहुत मुख्य ट्रांसपोर्ट है इस देश में इधर से उधर जाने के लिए। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र त्यागी हमारे साथ सहायक मंडल मंत्री हैं रेलवे यूनियन के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अरविंद सिंह रेलवे एक्सपर्ट हैं, बड़े लंबे समय तक रेलवे की बीट दिल्ली में रहकर वो देखते रहे हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। तो अरविंद सिंह से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अरविंद सिंह जी, आपने बहुत लंबे समय तक रेलवे की बीट को बहुत कवर किया, बहुत अच्छे तरीके से रेलवे का उत्थान, रेलवे का अवसान, रेलवे की गति, सदगति, दुर्गति सब आपने देखी। हम लोग तो यात्री रूप में देखते हैं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर आपने देखी। एक तो इस तरीके की चीज़ें कि भाई बीएसएफ के जवान जो हमारे लिए आन बान शान का प्रतीक है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए सिंदूर में हमने किस तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया और हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पूर्ण भूमिका निभाई। उन जवानों को जब इधर से उधर ले जाने के लिए कोई ट्रेन मांगी जाती है तो इतनी घटिया सड़ी हुई बोगियां दे दी जाती हैं। एक और उस वाक़ये का बार बार जिक्र होता है, पुलवामा का। ये कहा जाता है कि अगर उनको एयरलिफ्ट दे दिया जाता तो 40 जवान नहीं मरते। बार बार विपक्ष के लोग ये सवाल उठाते हैं। तो ये हमारे सैनिकों, जवानों, अर्धसैनिकों के साथ इस तरीके का व्यवहार रेलवे की तरफ से, इस पर आप क्या नज़रिया रखते हैं। और दूसरी तरफ ये अव्यवस्था, आज इसी घटना के सहारे हम पूरे रेलवे की जो स्थिति है, परिस्थिति है, भले ही मंत्री जी रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें बताएं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे कतई रेलवे की व्यवस्था से कोई संतोष नहीं है। अगर एक बिंदु अगर रखा जाए कि इस पर सफाई जरूर थोड़ी बहुत ठीक नज़र आती है। अरविंद सिंह, देखिए, आपने कई सारे सवाल किए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि बारी बारी से मैं उनका जवाब दूं। जी, सबसे पहले जो बीएसएफ के जवानों को जो ट्रेन दी गई और उसमें जो कोचेस थे उनकी हालत बहुत खराब थी, नो डाउट, ये की बात है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद रेलवे हाई अलर्ट पे है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी सस्पेंड है, टर्मिनेट नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ है। तो आप जानते हैं कि युद्ध की स्थिति रेलवे की एक अहम भूमिका होती है। और मैं जानता हूं कि ट्रेनें कहाँ कहाँ पे, इनको हम आर्मी ट्रेन कहते हैं, आर्मी रेल कहते हैं इनको जी। तो हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि अचानक डिमांड आने से जो जोनल रेलवे होते हैं या डिवीजन है, उनमें कोचेस वगैरह नहीं होती हैं, ये चीज मानते हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की घटिया कोच वाली ट्रेन उनको देना ये शर्मनाक है। और ये सोशल मीडिया पे जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने तुरंत 4 सीनियर ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है। ऐसी बात है, जब हम कोई काम करते हैं तो ऊपर से नीचे तक पूरा एक सिस्टम होता है। इंडियन रेलवे एक करीब 13.5 लाख कर्मचारियों का एक बहुत समूह है जी। इसमें 22,000 ट्रेनें चलती हैं, 13,500 पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई ये कमी रह गई है, पर ये शर्मनाक है, मैं इसको यही कहूंगा। और अच्छी बात यह है कि कल ही रेलवे ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया।
तो ये तो हो गई बात जो बीएसएफ के जवानों को खराब ट्रेनें, खराब कोच वाली ट्रेन दी गई। बाकी जो आपका जो व्यवस्था को लेकर सवाल है, तो देखिए भारत की आबादी जो है वो चाइना से अब शायद आगे पहुंच गई है और स्थितियां रेलवे को लेकर शुरू से ऐसी बनी हुई हैं। अब क्या है कि जितनी डिमांड है उस हिसाब से ट्रेनें चल नहीं पाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि 24 कोच की जो है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं। हाँ, तो 24 कोच की जो ट्रेन है उसमें 2 कोच लगाए जाते हैं, बाकी ट्रेन स्लीपर AC3, AC2, AC1 के होते हैं। ये सवाल उठता है कि हम उसमें 6 कोच या 8 कोच भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है कि रेलवे यात्री किराए में उसको 70,000 करोड़ रुपए का पिछले साल उसको घाटा हुआ है जी। हालांकि एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता है कि 70,000 करोड़ का घाटा है तो हम पैसेंजर को उसके हाल पे छोड़ दें, लेकिन ये पिछले 75 सालों में जो रेलवे स्थिति थी उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब जैसे करीब 18,000 जनरल कोच बनाए जा रहे हैं, जनरल कोच और स्लीपर कोच बनाए जा रहे हैं। तो इस रिजिम में अमृत भारत जो ट्रेनें हैं उसमें सिर्फ स्लीपर और जनरल होगा। तो परिस्थितियां एकदम से तो नहीं बदलेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो परिस्थितियां बदल रही हैं। और मैं इस चीज को दावे के साथ कहता हूं क्योंकि मैं करीब 24-25 साल से रेलवे देख रहा हूं। रेलवे जितना उपेक्षित था उतना अब है नहीं। उदाहरण के लिए मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल से, एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा चौहान साहब, कि आज पीछे इस साल जो फाइनेंशियल ईयर में 2,62,000 करोड़ का रेलवे को बजट दिया गया है, और आज से 10 साल पहले ये जो बजट वो 30,000, 25,000, 8,000 हुआ करता था। पहले की जो सरकारें थी, मैं उसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं कि पहले की सरकारें इस सरकारें, लेकिन जो रेलवे के साथ भेदभाव होता है मैं सिर्फ उस पर फोकस कर रहा हूं कि पहले की सरकारों में कोचेस पे ज्यादा फोकस हमें दिखानी है जो आपने बोला, फिर वही वो भी यही करना है। हाँ, कृपया आवाज बंद कर लें। अरविंद सिंह, कैरी ऑन प्लीज। हाँ, तो क्या है, पहले की सरकारों में UPA 1, UPA 2 या उससे पहले की सरकारों में जो जब से ये गठबंधन की सरकारें हुई हैं, तो जो अलायंस था उसका सिर्फ एक फोकस होता था कि किस तरह से रेलवे मंत्रालय मिले, और रेलवे मंत्रालय मिलने का मतलब है कि उसके स्टेट का वोट बैंक मजबूत होना। अब चाहे पहले ये बनर्जी के पहले से, यानी कि लालू जी के जमाने में बहुत बड़े पैमाने पे भर्तियां भी होती थी, उसमें इन्फ्लुएंस रहता था मंत्री का। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या बिहार, उनको रेल कोचेस की फैक्ट्रियां मिलती थी, लोकोमोटिव के कारखाने मिलते थे, कंपोनेंट बनाने की। तो पहले क्या था, इसको पॉलिटिकल रूप में इसको चलाया जाता था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इसके रेल के बजट में बहुत ज्यादा हुई है। अब रेल वो हाथी है जिसको एकदम से नहीं दौड़ाया जा सकता है, अब उसको पटरी पे खड़ा किया गया है धीरे धीरे। अब जैसे आज के कैबिनेट के फैसले में झारखंड और कर्नाटक को दो करीब 400 करोड़ की 2 रेल परियोजनाएं थी जिसको डबलिंग किया गया। यानी कि आप जब तक रेलवे की कैपेसिटी नहीं बढ़ाओगे, आप जब तक ट्रेनों की कैपेसिटी नहीं बढ़ाओगे, आप ट्रेनें कहां से चलाओगे? तो समस्या यही आती है कि ट्रेनें बढ़ा भी दी जाए तो आप चलाएंगे, है ना? तो लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस सरकार में रेलवे पे फोकस किया जा रहा है। और अच्छा, अरविंद सिंह जी, एक बात ये कही जाती है, आपसे जानकर, अरविंद सिंह जी, आपसे ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बाकी पूर्व की सरकारें हैं उन्होंने बजट वो नहीं बढ़ाया, और इस वक्त 2,62,000 करोड़ का बजट है रेलवे का। बहुत स्थितियां सुधर रही हैं, और इसके अतिरिक्त ये सब तब हो रहा है जब विपक्ष इस बात को लेकर शोर मचाता है। रेलवे मंत्रालय ही खत्म कर दिया गया, तब इतना अच्छा काम हो रहा है। अलग अलग मंत्रालय होता तो मुझे लगता तो कुछ में इसमें कुछ और इजाफा हो जाता। ये थोड़ा वैसा है, रेलवे मंत्रालय एक्चुअली खत्म नहीं किया, रेलवे मंत्रालय का बजट खत्म किया गया है जी। तो बजट से देखिए, बजट होने से क्या होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर पूरी थी रेलवे की। अब रेलवे को खुद इतना बजट दिया जा रहा है कि उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की जरूरत ही नहीं है। बजट खत्म करना डजंट मीन कि रेलवे मंत्रालय खत्म कर दिया गया है। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर रेलवे मंत्रालय इन सेंस के रेलवे करेक्ट कर लेता हूँ अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। मेरी मुराद रेलवे बजट से थी, न कि मंत्रालय से। मंत्री जी तो ही हैं, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ रेलवे मंत्रालय तो है, लेकिन बजट बार बार विपक्ष कहता है ना, रेल बजट नहीं आता अलग से। पहले रेल बजट बड़े धूम धड़ाके तरीके से आता था।
हाँ, पहले पहले रेलवे का अपना बजट हुआ करता था, तो उसमें जो है वो जो भी बजटरी सपोर्ट देती थी उसमें उसको डिविडेंड देना पड़ता था, तो वो डिविडेंड रेलवे पे भारी पड़ता था। आज की तारीख में रेलवे को डिविडेंड नहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री को देना पड़ता। और ये अच्छा है बिल्कुल मिलाकर। सरकार जब तक 100% सपोर्ट नहीं करेगी रेलवे को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो अब सरकार को ठीक बात है। अरुणेश यादव, आपकी तरफ आ रहा हूं। ये बहुत सारी चीजें रेलवे को लेकर कही जाती हैं। अभी अरविंद सिंह जी को बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी बातों को लेकर तो मुझे लग रहा कि बहुत संतोष होना चाहिए हम सबको कि रेलवे की व्यवस्था बहुत सही सुधार की ओर वो कह रहे हैं कि हाथी किया जा रहा है। इसका मतलब आप लोगों ने हाथी को बिल्कुल गिरा दिया था और जाना ही वाला था बिल्कुल वो, लेकिन वो अब उठा के उसको खड़ा किया जा रहा है। तो हाथी खड़ा किया जाएगा तो समय लगेगा। हाँ, इस तरीके से पीड़ादायक हैं कि सीमा पर लड़ने वाले लोग, उनको घटिया ट्रेन दे दी गई, और जबकि अभी अरविंद सिंह कह रहे हैं कि इस समय अलर्ट पर हैं हम, तब ये हालत है। अरुणेश यादव जी, अरविंद ने बड़े संतुलित तरीके से सरकार का बचाव किया है। हमसे उम्र में बड़े हैं तो इसके लिए मैं इनको साधुवाद दूंगा। इतना संतुलित तरीके से अश्विनी वैष्णव जी की मुझे लग रहा है कि नहीं बचा पाए होंगे। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, बड़ी मतलब प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं हम लोग नहीं देख अरुणेश, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे सहयोगी मोहित पांडे, जिनको हमने रेलवे स्टेशन पर भेजा था, वो कानपुर सेंट्रल पर मौजूद हैं। जरा उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। मोहित, क्या स्थिति है ट्रेनों की, जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को। सर, मैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे खड़ा हूँ। बिहार से अमृतसर जाने वाली जो गाड़ी है वो आ चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगा जिसे गाड़ी रुकी थी, क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से जो यात्री हैं वो सफर कर रहे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन जा रही है, अभी थोड़ी देर में ये ट्रेन रुकेगी। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो यात्री है वो कैसे भीषण गर्मी में सफर कर रहे हैं और किस तरीके से कहाँ कहाँ यात्री बैठे हुए हैं। मोहित पांडे, ये दर्शकों को बताएं कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है और सर ये ट्रेन जो है अमृतसर से वाया दिल्ली होते हुए जा रही है। और जो यात्री है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से यात्री ट्रेनों में सीट नहीं मिल पा रही है और उनको अपने कर्तव्य स्थान पर जाना है। तो कोई ऐसे यात्री हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यात्री खिड़की पे बैठे हैं, दरवाजे के बाहर बैठे हैं यात्री, और कहीं कोई ऐसे यात्री हैं जो कहीं ना कहीं टॉयलेट में सफर कर रहे हैं। ट्रेन रुक गई है। हमारे सहयोगी सर आप देख सकते हैं कि ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन के अंदर मैं जा रहा हूँ। देखिए कितनी भीड़ है ट्रेनों में, पैर रखने की जगह नहीं है, कि यात्रियों की पैर रखने की तक जगह नहीं है और यात्री देखिए सीट पाने के लिए जूझ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अब मैं अपने कैमरा में किस तरीके से यात्री बैठे हुए हैं, उनको सीट नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं तौलिया वौलिया अंगूठा डाल के ये बांधे हुए सीट का प्रयोग कर रहे हैं। और भी आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे यात्री हैं जो कहीं ना कहीं शौचालय में सफर करने की दूर है। अब मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा ये जगह से दिखाएंगे किस तरीके से यात्री सफर कर रहे हैं, शौचालय में बैठकर ट्रेन में सफर करने को मजबूर हो। अब ये ऐसे यात्री है ये ट्रेन के सावधान से बैठ कर सफर कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और इनको सीट नहीं मिल पा रही है। मैं अंदर के आपको हाल दिखाना चाहूंगा। ये देखिए अंदर के हाल है, खचाखच पूरी ट्रेन भरी हुई है और यात्री एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। तो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। हाँ, ये भीषण गर्मी में ये हाल है ट्रेनों का, भयंकर गर्मी में ये हाल है। मोहित, जरा कुछ लोगों से बात करिए अगर संभव हो तो। हमारे साथ कुछ यात्री मैं करना चाहता हूँ। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ आपको जाना है? आज ट्रेन में सफर आप कर रहे हैं, किस स्थिति में सफर कर रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। सीट आपको मिली नहीं मिला है, बहुत सीट नहीं मिला है आपको। आपका क्या नाम है?
ट्रेन में क्या छुट्टी होगी? यात्री आप कि मैं सफर कर रहा हूँ कटिहार से आपसे दिल्ली जाना है और सीट नहीं मिल पा रही है। यात्री और क्या नाम है आपका? कहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं? क्या छुट्टी है ट्रेन की? बाथरूम में भी भीड़ है। जैसा कि आपने देखा कि यात्रियों को जो हमने बात करी, हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उन्होंने बताया कि इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है, हम लोग बाथरूम में बैठ के सफर कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है। मैं ट्रेन के अंदर जा रहा हूँ, आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ है कि यात्री जो है कि एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं। मैं अपने कैमरा मैन से कहना चाहूंगा दिखाया जरा कुछ तस्वीरें किस तरीके से ट्रेनों में इसमें जो भीड़ है, यात्री के ऊपर एक है, कोई सावधान से बैठा है तो कोई शौचालय में बैठ के सफर कर रहा है, कोई शौचालय में, और कहीं ना कहीं पर्दा बांध के जो आप देख सकते हैं कि पर्दा बांध के लोग सफर कर रहे हैं। ये हालत है, हमारे सहयोगी मोहित बता रहे हैं, ये हालत है कि बैठना तो दूर, इस ट्रेन में घुसना बड़ा मुश्किल। और लोगों ने जुगाड़, रेल मंत्री जी का काम कुछ आसान भी कर दिया है। लोगों ने एक जुगाड़ जैसा चदरे बांध कर लोगों ने अपने आप अपने बर्थ बना ली हैं। तो ये भी भारत के लोग बड़े जुगाड़ी लोग हैं और मुझे लगता है मंत्री जी जानते हैं। अभी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण रही, अभी अरविंद सिंह बता रहे थे कि किस तरीके से जो ट्रेनें हैं उनमें जनरल डिब्बे ख़त्म किए गए हैं। मोहित पांडे, जनरल डिब्बों की ये स्थिति है, मुझे लगता है कि जो एसी और अन्य जो उसमें होंगे तो वो तो अपने आप चैन से यात्रा कर ही रहे होंगे। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यात्री है जनरल कोच, किस तरीके से यात्री चदरा बांध कर सफर कर रहे हैं, इन्हें सीटें मिल पा रही है, इनको अपने कर्तव्य स्थान पर जाना है। और एक के ऊपर एक जो है देखिए कुछ ट्रेन से तो बेड के ऊपर बैठ के सफर करने के लिए मजबूर होते हैं। चल के कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? बहुत शुक्रिया मोहित पांडे, पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजिए, बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर ये स्थिति, ये परिस्थिति देखी हमने कि किस तरीके से घुसना तो दूर, बैठना तो दूर, ट्रेन के अंदर दाखिल होने के लिए जो है, और किस तरीके से जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं ये अमृतसर की तरफ जा रही है। इस तरीके की जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, लोग मजदूरी मेहनत इनको करने जाते हैं, चदरा बांध कर खुद ही अपना एक तरीके से उन्होंने बर्थ बना लिया है। और अभी अरविंद सिंह वरिष्ठ पत्रकार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि रेलवे बहुत घाटे में है, इसलिए जर्नल बोगियां कम हैं, 2 बोगियां लगती हैं। बताइए, इस देश में जर्नल आदमी 85% हैं, अब बोगियां 2 लगती हैं। ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कृपया ध्यान दीजिए, हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे रुख करेंगे कांग्रेस के नेता डॉक्टर अरुणेश यादव का। अरुणेश जी, आप लोगों की सरकारों में तो बजट बहुत कम था, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ थी। अब भले ही रेल बजट अलग से नहीं आता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी अरविंद सिंह ने खोल दी हैं कि भाई रेलवे अब सही दिशा में जा रहा है और इस हाथी को खड़ा कर दिया गया है। हमारे साथ इस दौरान एक और मेहमान जुड़ गए हैं, आदित्य पांडे रवि, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय तक रेलवे देख रहे हैं। अभी भी वो बहुत लंबा वक्त हो गया उनको रेलवे की बीट देखते हुए। आदित्य पांडे रवि, आपका ही बहुत स्वागत है। अरुणेश यादव, बोलिए। जी, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 चीजें इसमें बड़ी प्रमुख हैं। पहली बात तो ये कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ की मतलब जो रीढ़ है, रेलवे को हमारे देश की रीढ़ माना जाता है जी। और गरीबों के लिए अगर कम्युनिकेशन का साधन है एक स्थान से दूसरे जाने का, तो सबसे सुलभ और सुगम साधन रेलवे को ही जाता था। लेकिन कमोबेश, ये मुझे नहीं जानकारी है पूरी, क्योंकि मैं रेल मामले का इतना विशेषज्ञ आदमी नहीं हूं। ये अरविंद जी ज्यादा बेहतर बताएंगे कि अब बजट भी किया है, सुविधाएं भी बढ़ा दिए हैं, कह रहे हैं साहब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया जी, टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है। लेकिन क्या कारण है कि यात्रियों को पहले से ज्यादा तकलीफें हो रही हैं, रिजर्वेशन उतनी आसान नहीं मिलते, और गरीब व्यक्ति जो जनरल डिब्बों में जाया करता था
पहले मुझे भी ध्यान है, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में जनरल बोगी से ही सफर करता था। कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इटावा का निवासी हूं, तो हम हमेशा जनरल बोगी में जाया करते थे और 3 डिब्बे जनरल के आगे होते थे किसी भी ट्रेन में और 3 पीछे होते थे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि वो बोगियां कम कर दी गई हैं, स्लीपर भी कम कर दिए गए हैं और एसी कोचेस बढ़ाए जा रहे हैं और स्पेशल ट्रेन बढ़ाई जा रही है। जबकि आप खुद ही कह रहे हैं कि 80 से 85% गरीब व्यक्ति रेलों में सफर करता है, क्योंकि हवाई जहाज में हर व्यक्ति सफर नहीं कर सकता है। अगर आप कानपुर से दिल्ली जाएंगे या लखनऊ से दिल्ली जाएंगे तो 4-5 हजार रुपए का हवाई यात्रा का टिकट है, किसी के बस का नहीं है। हमारे समय में 50-60 रुपए में आदमी इटावा से दिल्ली या कानपुर से दिल्ली आराम से चला जाता था। तो पहली चीज तो ये किराया बढ़ा है, लेकिन क्या उस बढ़े किराए के एवज में यात्रियों को उतनी सुविधाएं मिल रही हैं, साफ सफाई उतनी मिल रही है? नहीं मिल रही है। कैटरिंग से जो खाना है, उस खाने की जो गुणवत्ता है उसमें कितनी गिरावट है। दूसरी, जिस हिसाब से गरीबों के लिए रेलें बढ़नी चाहिए, रेल की संख्या बढ़नी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी ना हुई होके कमी की जा रही है। अब वो इरादतन की जा रही है या दुर्भाग्यपूर्ण हो रही है, इस बात का जवाब रेल मंत्री ज्यादा बेहतर देंगे। दूसरी जो मुझे जानकारी है, क्योंकि मेरे कई मित्र रेलवे में लोको पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो उनसे मेरी बातचीत है, वो ये बताते हैं कि अब उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, क्योंकि रेलवे में पायलट्स की, जो लोको पायलट्स होते हैं, उनकी भर्तियां नहीं की जा रही हैं। रेलवे कर्मचारियों के भी काफी पद खाली हैं, लाखों की संख्या में खाली है और लोग ओवर टाइम करने पे मजबूर हैं। तो आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई है रेलवे विभाग पे, जबकि बजट भी बढ़ाया जा रहा है, बता रहे साहब विशेष ध्यान भी रेलवे पे दिया जा रहा है, और सबसे ज्यादा नियुक्तियां भी जो पेंडिंग है वो रेलवे में पेंडिंग है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की अगर हम उसको डाटा निकालेंगे तो मेरे हिसाब से 2-3 लाख से ज्यादा पद पूरे देश भर में खाली होंगे। इसके अलावा जो आज का जो वायरल वीडियो है सेना के जवान का, तो बहुत ही शर्मनाक है। इसमें तो कोई एक्सक्यूज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस सेना के जवान जो अपना सब कुछ सर्वोच्च निछावर करते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान तक देने को तैयार रहते हैं, हम उन्हें सम्मान तो देना दूर की बात है, हम उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर वो भी मुहैया नहीं करा सकते हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा निंदनीय कृत्य मैं नहीं समझता कुछ और हो सकता है। ठीक बात है। सिर्फ 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर देने भर से रेल मंत्री जी की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, जवाबदेही खत्म नहीं होती है। रेल मंत्री जी हर बार किसी ना किसी कारणवश कहीं भी दुर्घटनाएं या कुछ हो तो इधर उधर घुमा फिरा के अपनी जिम्मेदारी से वो अपने आप को बचा, जबकि उनको रेल विभाग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो रीलबाजी वो करते हैं, जो भाषणबाजी वो करते हैं, उसके बजाय वो मीटिंग्स लें, अधिकारियों से बातचीत करते ही होंगे। मीटिंग तो करते हैं उमेश यादव, ऐसे डिपार्टमेंट तो नहीं चला रहे होंगे, मीटिंग तो करते होंगे। कुंवर जपेंद्र हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक जवाब ले लेते हैं, फिर आदित्य पांडे रवि के पास हम बहुत सारी जो समस्याएं हैं या अच्छाइयां हैं जो उनको भी जानेंगे समझेंगे। लेकिन पहले सीधा जवाब कुंवर जपेंद्र, आप बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब जरा दे दीजिए। दुर्गेंद्र जी, हमारे साथी प्रवक्ताओं ने बहुत डेप्थ में जाके बातें बताई, अरविंद जी ने बताई। अरविंद जी तो किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता भी नहीं है, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे कांग्रेस के साथी इन्होंने सीधा एक राजनीतिक आरोप लगा दिए, ऐसा नहीं। आज देश के अंदर लगभग 13,000 ट्रेनें डेली ऑपरेट की जाती, और सामान्य बोगी भी और बाकी व्यवस्थाओं के तहत भी सब सुचारू रूप से बढ़ाने का जितना प्रयास किया जा सकता था उसे पूरा किया है। लेकिन आज भी ये महसूस होता है कि इस देश में 80 करोड़ से अधिक लोग जो रेलों के आवागमन पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं, उनके लिए अभी और व्यवस्थाएं करने की इस देश में आवश्यकता है। ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। बहुत अच्छी तरह से सरकार ये जानती है, जो
आम इंसान है वो रेल के परिवहन पे ज्यादा भरोसा करता है, वो उसकी जेब के हिसाब से भी मुफीद है, और वो एक समय के ऊपर रेलें चलाना जो इस के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 घंटे ट्रेनें लेट हो जाया करती थी। आज वो ट्रेनें लेट नहीं होती हैं, वो ट्रेनें अपने समय से चलती हैं। लेकिन जनसंख्या के दबाव को देखते हुए जिस अनुपात में रेलों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, बोगियों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, अनुपात में कहीं अधिक जनसंख्या का अनुपात रेलों के ऊपर दबाव बनाने का काम करता है। इस समस्या से निपटने के लिए जो रेलवे का बजट है, या जो अभी अरविंद जी ने बताया कि अभी सफेद हाथी को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर जो भविष्य की योजनाएं हैं उनके तहत रेल के आवागमन को सुचारू कर बनाए रखना, समय पर रेलों का आवागमन हो, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प पूरे देश भर में हुआ है, उसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन रेलों की संख्या, बोगियों की संख्या को और तेजी से बढ़ाना, ये निश्चित तौर पर सरकार के एजेंडे में है और धीरे धीरे सरकार इसे बढ़ाती चली जा रही है। अच्छा, ये इस पर भी जरा बोल दीजिए, ये जो बीएसएफ के वालों के साथ हरकत की है रेल मंत्रालय ने, इसको आप गोले कर गए बिल्कुल। नहीं, आपने पूछा नहीं बिल्कुल। अरे इसी पे पूरा मुख्य मसला ही है कि भाई सेना के जो अर्धसैनिक उनका अपमान किया, उनको टूटही फटही ट्रेन भेज दी। के जवान हो तो निश्चित तौर पर उनकी सुविधाएं के मान सम्मान को देखते हुए भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके ऊपर निश्चित सस्पेंड भी किए गए हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच रहे, ना हम बचना चाहते हैं। जो गलत है वो गलत है और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति, तो इस दिशा में निश्चित तौर पर आगे पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है। ठीक बात है। आदित्य पांडे रवि को हम चर्चा में लेते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जवान है और जवान अपनी आवाज़ नहीं उठाते, वीडियो वायरल नहीं होता, ये सोशल मीडिया का युग नहीं होता, तो मुझे लगता है जवान भी उसी फटही टूटही ट्रेन के बोगियों में जाते। लेकिन आम आदमी अगर वो आवाज़ उठा दे तो मुझे लगता कि आरपीएफ के लोग और तमाम जो जीआरपी के लोग कूट पीट के उसको पता नहीं कितने रेलवे एक्ट और फ्लाई एक्ट में बंद भी कर देते। नहीं, ऐसा नहीं, ये स्थितियां हैं। आम आदमी की सुनवाई आपके यहाँ होती थी जब सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे, तब होती थी, तब हम सब बिल्कुल खूब उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। आदित्य पांडे रवि, एक लंबा अनुभव है रेलवे की बीट को कवर करने का। अगर पूर्व की व्यवस्थाओं और आज की अगर तुलना करें तो आप कहाँ पाते हैं रेलवे में बहुत विकास हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, अद्भुत हो गया है, रिजर्वेशन बहुत आसानी को मिल रहा है, अंदर की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, क्या क्या बदल गया है? रवि अनम्यूट करिए। आपकी आवाज दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया अनम्यूट करिए। रवि को अनम्यूट। जी बोलिए। तो नमस्ते। मैं विकास तो हुआ है, ये चीज मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन उसका लाभ आम व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। जैसे अभी बात करी जितेंद्र जी ने, कोचों की संख्या बढ़ गई, कोचों की आपने संख्या बढ़ा दी, लेकिन किस तरह पे एसी की बढ़ाई, स्लीपर घटाए आपने, जनरल डिब्बे घटा दिए आपने। अमूमन एक बहुत बड़ी आबादी जनरल डिब्बों में है, ठीक। अब जनरल डिब्बों की संख्या रह गई 2 से 3, इससे अधिक रहने गई है। एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि आप एमएसटी बांटते हैं, एमएसटी आप बांटते हैं, आप अधिक आमदनी मतलब किस संख्या में एमएसटी बांटते हैं इसका कोई मतलब इस तरह पे कोई लेखा जोखा नहीं है। आप जो आया उसको आपने एमएसटी दे दी। हुआ क्या, जनरल में एमएसटी वाले ट्रैवल करते हैं, वो यात्रा करते हैं, और सामान्य लोग भी यात्रा करते हैं, तो वो संख्या जनरल कोचों में बढ़ गई। यात्रा करते तो करते हैं एमएसटी वाले, और जिन्हें कहीं और आवागमन करता है वो भी यात्रा करते हैं, तो वो संख्या बढ़ गई जनरल कोचों में, इसलिए इस तरीके के हादसे होते हैं। और आम आदमी जैसे बहुत सारे लोग, आप मान लीजिए आपने रिजर्वेशन कराया, बमुश्किल आपको हिसाब किताब लगाकर रिजर्वेशन मिल गया, तो फिर रिजर्व क्लास वाला व्यक्ति भी चैन से नहीं बैठ सकता। ये भी हालत बहुत खराब है। आप ये सोचिए पुरगेन जी, मैं वही बात आपको समझा रहा हूँ कि मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं कि जनरल कोच घट गए, यात्री तो वही है चलने वाला ना, फिर वो तो जगह तलाशता है, फिर वो घुसता है एसी 3 में, व्यवस्थाएं फिर आपकी छिन्न भिन्न होती हैं।
ठीक है रवि, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 80 सीटें होती हैं आधिकारिक रूप से, लेकिन 200-250 लोग वेटिंग उसमें घुसते हैं। टीसी जो होता है उसका अपना अलग खेल चलता है, सारी व्यवस्थाएं अलग तरीके से होती हैं। तो ठीक है, आपने स्टेशन बढ़ा सुथरे कर दिए, रेनोवेशन कर दिया, लेकिन सवाल तो वहीं आके और स्थिति खराब हो गई कि जो 85% आवाम है इस देश की, जो वंदे भारत में नहीं चल सकती, जो राजधानी में टिकट लेकर रिजर्व क्लास में नहीं चल सकती, उसको जनरल डिब्बे चाहिए, तो उसके तो आपने बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी। रवि मैं वही बता रहा हूँ, जनरल कोचों की संख्या लगातार घटती जा रही है। 2022 से शुरू हुआ था ये क्रम, और उसके बाद जहां पहले 6 डब्बे होते थे, 8 डब्बे होते थे, घट के 2 से 3 बच गए। और जनरल आबादी ज्यादा है ट्रेनों में चलने वाली, में समझा जा सकता है कि क्या स्थिति होगी। अच्छा, अब मतलब ये माना जाता है 80 से 100 आदमी जनरल कोचों में चलता है, लेकिन स्थिति है जब कोच घटे, 2 कोच में जो यात्री होने चाहिए तो 1 कोच में समा रहे हैं। ठीक तो समझा सकता है 1 कोच में कम से कम 100 की जगह 300, 350, 400 आदमी तक ठुसे रहते हैं। अभी मोहित जी ने दिखाया आपको लाइव कि क्या स्थिति है जनरल कोचों की। तो कोच तो बढ़ाए आपने, AC 3 AC बढ़ा दिए, स्लीपर और जनरल घटा दीजिए, जिसमें अधिकांश आबादी चलती है हमारे देश की। ठीक बात है, बड़ा तो जी कंप्लीट करिए। इन स्थितियों में व्यवस्था तो बिगड़ेंगी ही। जी रवि ने बहुत अच्छी तरीके से रेलवे की दृश्य को रखा है। कभी पूरी कविता की मुझे लाइन याद नहीं है, शायद काका की है वो, रमई काका की, कि रेलवे की बोगी आपने भोगी कि नहीं भोगी। अब इसके आगे पीछे का मुझे पता नहीं, अगली बार जब मैं कभी ऐसा कार्यक्रम करूंगा तो उस कविता की लाइन को पढ़ कर आऊँगा। हमारे साथ रेलवे यूनियन नरमू से नरेंद्र कुमार त्यागी हैं, मंडल मंत्री हैं। नरेंद्र कुमार त्यागी, मैं आपकी तरफ मैं आऊँगा। जपेंद्र, आपकी उंगली मुझे दिख गई, मैं आऊँगा। त्यागी जी, ये जो भयंकर स्थितियाँ होती हैं, एक तो घटनाक्रम ये हुआ कि भाई हमारे अर्धसैनिकों ने BSF के जवानों के लिए आने जाने के लिए ट्रेन की बोगी मांगी गई तो उनको बहुत ही घटिया दे दी, फिर हंगामा मचा, 4 लोग सस्पेंड हुए, मंत्री जी ने कार्रवाई कर दी। एक तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इसी घटना के सहारे हम ट्रेनों की दशा, दिशा, उनके संचालन, परिचालन, इन सब को लेकर आज बैठे हैं चर्चा करने को लेकर। आप क्या मानते हैं, बहुत तरक्की हो गई, रेलवे में असाधारण सुधार हो गया, या अभी सुधार की प्रक्रिया में है, या स्थिति गड़बड़ाई है, खराब हुई? क्योंकि रवि की बात से तो मुझे लगा कि ये जो ट्रेन देश की धड़कन है, लाइफलाइन है, ट्रेन मास के लिए, लेकिन ये ट्रेनें क्लास के लिए होती जा रही हैं, वंदे भारत क्लास के लिए। ट्रेनों में बोगियां जो बढ़ी हैं वो रिजर्व क्लास की बढ़ी, वो भी क्लास है, मास नहीं है। त्यागी जी। नमस्कार, धन्यवाद आपका। मैं ये बात कहना चाहूँगा, मैंने सभी के विचार सुने, और जो ये एक मुद्दा उठाया गया कि BSF की गाड़ी, वो इसके पीछे काफी टेक्निकल चीज भी हो सकती है, लेकिन मैं जो सबसे बड़ी चीज, जो रेलवे की दुर्दशा के लिए जो सबसे बड़ी चीज मानता हूँ वो है रेलवे के निजीकरण। आज जो भी रेलवे में सफाई से संबंधित कार्य है, सुरक्षा से संबंधित कार्य है, वो सब जो है निजी हाथों में। आप किसी भी प्रकार, चाहे ट्रेन की सफाई देख लीजिए, चाहे प्लेटफॉर्म की सफाई देख लीजिए, सारी सफाई व्यवस्था निजी हाथों में, निजी ठेकेदारों के हाथ में है। और वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉय का दोहन करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। दूसरा, जो रेलवे में निसंदेह तरक्की हो रही है, आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म भी हमारे अच्छे हो रहे हैं, उच्चीकरण हो रहा है, स्टेशनों का भी उच्चीकरण हो रहा है। और जो सर सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी रेलवे अपने यात्रियों को क्लास से लेके AC फर्स्ट तक 49% सब्सिडी देने का काम कर रही है। तो मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन 49% सब्सिडी देने के बाद, और रेलवे, भारत की रेलवे जो है वो विश्व की 4थी रेलवे है और बहुत बेहतर स्थिति में भी है। हमारे एम्प्लॉइयों ने जो है कोरोना काल में भी रेलवे को चलाने का काम किया। जब निजीकरण के सभी लोग, सभी अच्छे लोग, अच्छी एजेंसियां, अच्छे संगठन अपने घरों में दुबक गए थे, उस समय भी भारतीय रेलवे के कर्मठ कर्मचारियों ने भारतीय रेलवे के लिए रात दिन एक किया। कोरोना काल में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर देश में दवाइयों की सप्लाई की, देश में खाद्यान्न की सप्लाई की, और देश में सैनिकों को भी इधर से उधर पहुंचाने का काम किया।
रेलवे कर्मचारियों की कर्मठता पे मैं नहीं समझता कि कोई संदेह होना चाहिए। नहीं, लेकिन त्यागी साहब, एक बात ये है कि जब से आप लोगों के हाथ से सफाई का काम लिया गया, जो परमानेंट एम्प्लॉई थे, सफाई में सुधार हुआ है, बेहतर काम हुआ, ये भी कहा जाता है। सुधार, आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, आप समाजिक लोग हैं, एसी वगैरह भी यात्रा करते हैं, आए दिन आपको वही शिकायत मिलती है कि चादर गंदी है, तकिया गंदा है, कंबल धुला नहीं है। ये काम तो सब निजी हाथों में है, कहाँ सुधार है? चादर गंदी का क्या चादर लेकर आ रहे हैं यात्री, चादर लेकर आने, जनरल क्लास की बात हम कर रहे हैं। प्लेटफार्मों की भी स्थिति बताते हैं कि काफी अच्छी सुधरी है, ज्यादातर लोग वो कह रहे हैं। त्यागी साहब, सर आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अभी ये महसूस किया गया कि हमें जनरल हमारे कोच बोगियों में होने चाहिए, तो बहुत तेजी से जो है हर गाड़ी में 6 जनरल का कोच लगाने का प्रावधान करने की योजना है रेलवे की। करीब 20,000 के आसपास हमारे जनरल कोच जो है तैयार हो रहे हैं, स्लीपर कोच तैयार हो रहे हैं। वंदे भारत पहले एसी चलाई गई थी, उसको भी अब स्लीपर वंदे भारत चलाने की तैयारी की जा रही है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसी आवश्यकता। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तो आपकी बातों से तो यही कि हम ट्रैक पर जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। कुंवर जपेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए कुंवर जपेंद्र, बोलिए। दुर्गेंद्र जी, जो वक्तव्य हमारे थे, नरेंद्र त्यागी जी ने भी उस पे बिल्कुल अपना, उस वक्तव्य के बिल्कुल साथ ही वक्तव्य इनके भी आए हैं, तो जो हमने कहा वो अलग नहीं है। लेकिन ठीक है, हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों को दूर करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। गलती भी उसी से होगी थोड़ी सी जो काम करेगा, लेकिन एक जो बहुत परिवर्तन आए हैं कि हम सब जानते हैं कि निर्बल वर्ग के आवागमन का सबसे बड़ा साधन रेलवे है, और मोदी जी के राज में और उसी में कटौती कर दी आपने। मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, उसी में आपने कटौती कर दी, कोच कम कर दिए। एक अनुसूचित अधिकारी उन्हें नियुक्त किया गया है, और आज पहली बार रेलवे में चेयरमैन भी जो है एक महिला है। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन हैं, उन जरूरतों को देखते हुए, उन भावनाओं को देखते हुए, उस वर्ग की जरूरतों को देखते हुए जिनका पूरी तरह से आवागमन का साधन रेलवे बनकर रह गया है। तो हम ये भरोसा दिला सकते हैं, केंद्र सरकार जो कर रही है, रेलवे में जो एक बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जितने से 80 करोड़ लोगों के आवागमन के रूप में मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में खुलकर बजट लगाया जा रहा है, तो आने वाले समय में रेलवे, पूरे भारतीय रेलवे पूरे विश्व में एक नए रूप में नजर आएगी और पूरे विश्व में एक नए कीर्तिमान के साथ आएगी। ठीक है, अरविंद सिंह की तरफ मैं रुक कर रहा हूं। अरविंद सिंह, कुछ मोटे मोटे मेरे सवाल हैं, आप एक्सपर्ट व्यक्ति हैं और रवि पांडे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक जहां तक ठीक, बहुत अच्छी बातें हुई अभी, जैसा कि बताया गया कि भाई कोच बन रहे हैं, होगा, बढ़ेगा, देखा जाएगा, वो अच्छी बात है। भविष्य की योजना होनी चाहिए, कोई भी डिपार्टमेंट अगर आगे तरक्की करना है तो उसको योजना बनाकर रखनी पड़ेगी। लेकिन एक तो जो इस देश का आदमी है, जो सर्वाधिक है 85% है, उसकी बोगियों में कटौती। अब वो अपना कहीं से भी मांग जांच कर, भीख मांग कर, फटे जूते ना पहने, फटे जूते पहनकर वो किसी न किसी तरीके स्लीपर भर का जुगाड़ करे, फिर लाइन लगाए, फिर दलालों के पास जाए, फिर अगर रिजर्वेशन ना मिले तो अगर वो टिकट कैंसिल कराए तो पूरा का पूरा पैसा ही हजम हो जाता है। ये तो बिल्कुल खुलेआम लूट है, बदमाशी है आम आदमी के साथ। कि अब तो आप खुद रिजर्वेशन कराते होंगे अगर आप ट्रेन में चलते होंगे, जैसा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आप जैसे लोग ट्रेन में ही चलते हैं। तो अब आपको अगर कोई टिकट आपने कैंसिल करा दिया तो उसमें कुछ मिलता मिलाता नहीं है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो बहुत सारी जो हिडन लूट मार चल रही है अंदर अंदर, वो भी है। अभी एक दिन और एक कार्यक्रम में लेकर आऊँगा। अभी हाल का बड़ा क्लासिक वाकया है कि बहुत सारी एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि हम 100% रिजर्वेशन आपको दे देंगे, और उसके बाद फिर लोगों को किस तरह लूटती हैं रेलवे के नाम पर, ये भी हम बताएंगे। अरविंद सिंह, जरा इसका जवाब दीजिए, अनम्यूट करिए। आपके सवाल के जवाब से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरुणेश भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ और ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। नहीं, आप चिंता मत करिए। सुनिए भाई साहब, सफाई मत दीजिए। अरविंद्र भाई, मैं रोक रहा हूँ आपको, सफाई मत दीजिए।
अगर इनकी मन की बात नहीं करेंगे तो ये कहेंगे कांग्रेसी है, अब उनकी मन की बात नहीं करेंगे तो वो कहेंगे भाजपाई है। तो हमको आपको पेंडुलम बना दिया है हद तक, तो आप भूल जाइए। इनका तो परवाह मत करिए, इनकी परवाह मत करिए, परवाह कीजिए इस देश की करोड़ों करोड़ जनता के लिए, और उसी के लिए हमारा आपका जन्म हुआ है। इनकी चिंता मत करिए, भूल जाइए। चौहान साहब सुनिए, तो देखिए उन्होंने ये कहा कि इतनी अच्छी सफाई रेल मंत्री नहीं दे सकते, तो उसका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है जी। मैं 24 साल से रेलवे देख रहा हूँ और रेलवे को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मैं आपको सिर्फ एक दो बातें कहना चाहता, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जब 1948 में आजाद हुआ था तो उसने 100 साल का अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया था कि 100 साल में हमें कहाँ होना है। हमारे देश में एक मथुरा में एक बननी थी, लेकिन वहां के लोकल विरोध के कारण उसको 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी कल या परसों की बात है रद्द कर दिया गया। तो बात घूम फिर के वही आ जाती है कि जब सरकार पूर्ण बहुमत से होती है, वो अपने मन से काम करती है, फिर इसमें सबसे बड़ी आ जाती है वोट बैंक की पॉलिटिक्स। और रेलवे हमेशा हमेशा से ही इस राजनीति का शिकार रहा है। मंत्री चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट का हो चाहे कांग्रेस का, उसको वो भी वही अल्टीमेटली से वोट नहीं। हम अरविंद भाई सारी बातों से आपकी सहमत है, बहुत अच्छी बात है। आपने तो एक जर्नलिस्ट के रूप में जो चीजें उनको रखा आपने, लेकिन दो तीन चीजें मैं देखता हूं। नए प्रोजेक्ट जब लगते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारी कमीशन खोरी होती है, लोगों के जेब में जाता है, चुनाव का चंदा भी आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम कह रहे हैं जो व्यवस्थाएं हैं, अभी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं कि पीने वाले पानी जो टैब है नल के इसके अंदर, उसमें पता चला कि वो गंदा पानी चल रहा है। तो कम से कम जो आपके एग्जिस्टिंग ट्रेनें हैं, व्यवस्था है, उसको तो सुधार लो। अब क्या अगले 100 साल चाहिए इनको ठीक करने के लिए? मैं आप ही के सवाल का जवाब पे आ रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि रेल एक हाथी है। आप समझिए बात को, आप और आपके दर्शक समझने की कोशिश करिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इधर नॉर्थ ईस्ट से गुजरात तक 2.5 करोड़ लोग पर डे चलते हैं। और आप होली, दिवाली या ईद जैसे एकदम से 30 से 35% जो पैसेंजर बढ़ जाता है, पैसेंजर तो एकदम से बढ़ गया एक हफ्ते के लिए। ट्रेनें और ट्रैक तो नहीं बढ़ा ना बॉस, तो कहाँ जाएगा वो? मैं उसकी कोई सफाई नहीं दे रहा। मैं नहीं, ये तो पहले भी था अरविंद भाई, ये तो पहले भी था, पहले भी था, अचानक थोड़ी बढ़ गया इस देश में लोड। नहीं सुनिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आजादी से लेके अब तक दिल्ली और उड़ीसा के बीच में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है टिकटों की, ट्रेनों की जी। अंग्रेज जो ट्रैक बिछा के गए, आज तक तीसरा ट्रैक या चौथी लाइन क्यों नहीं बिछाई गई? दिल्ली से लेके भुवनेश्वर तक क्यों नहीं बिछाई गई? समस्या वो नहीं। आप फिर मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जो पैसा ट्रैक में खर्च होना था, सिग्नल सिस्टम को बनाने में खर्च होना था, या कोच को मॉडर्न बनाने में खर्च होना था, वो पैसा फैक्ट्री में खर्च हुआ। तो हम सही ट्रैक पे नहीं थे। पर हाँ, ये मेरा दावा है, ये जो मेरा अनुभव है, मैं उस अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि अगले 10 से 15 में आपको ट्रेनों में सुधार नजर आएगा। ठीक है। अरुणेश यादव, 10-15 साल में अरविंद जी कह रहे हैं कि सुधार नजर आएगा, और वो सवाल तो मूल बड़ा सही उठा रहे हैं। ट्रैक आपने बिछाए नहीं, सुविधाएं दी नहीं, अब आप जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया तो आप सफाई देते घूम रहे हैं, कैसे काम चलेगा? अरुणेश यादव। देखिए दुर्गेन सर जी, विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दे पे सरकार से सवाल करना जी, ठीक है। मैं तो अपनी स्थिति जब मैं विद्यार्थी जीवन में था और तब से अब की तुलना कर रहा हूं, तब मेरे लिए में चलना बड़ा सुगम था, किराया कम हुआ करता था, व्यवस्थाएं बढ़िया थी। अगर आप उसे ये कह सकते हैं कि बैड गवर्नेंस है, उसी तरह की गवर्नेंस की जरूरत है। इस तरह की गुड गवर्नेंस की जरूरत नहीं है जहां रेलवे को निजी हाथों में तो दे दिया, किराया तो बढ़ा दिया, लेकिन आम जनता के लिए जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, इस बात में देखिए सरकार के जो साथी हैं उनको भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि वो सुविधाएं सरकार देने में पूरी तरीके से विफल है। जो स्थितियां देख रहे हैं बराबर आपके चैनल पे चल रही हैं, जो बदहाली दिख रही है, पानी नहीं है, लेकिन अरविंद सिंह कह रहे हैं कि भाई 2.5 करोड़ लोग अगर कश्मीर से कन्याकुमारी, उड़ीसा से देश में रोज यात्रा करते हैं, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, समस्या है। तो वो यात्रा कोई अब से थोड़े ही कर रहे हैं, 2014 से ही कर रहे हैं। नहीं, वो तो यात्राएं जनसंख्या तो बढ़ी है, जनसंख्या तो बढ़ी है। गर्मियों में दुर्गेन सर, तो गर्मियों में विशेष चलती थी, आपको याद है, विशेष ट्रेनें गर्मियों की छुट्टियों में चलाई जाती थी। होली, दिवाली, ईद जैसे त्योहारों पे भी विशेष ट्रेनें
समर स्पेशल चलती थी और जब जरूरत होती थी तो जनरल बोगियां बढ़ाई भी जाती थी। अब सरकार ने सिर्फ विशिष्ट क्लास जो है, वंदे भारत टाइप के जो लोग हैं पे ध्यान देना शुरू कर दिया है और आम जनता को उसके हाल पे छोड़ दिया है। इस बात को सरकार को मानना पड़ेगा और इस बात को सरकार को, इस कड़वी सच्चाई को स्वीकारना भी पड़ेगा कि जिस हिसाब में, जिस प्रपोर्शन में आपने किराया बढ़ाया है, उस प्रपोर्शन में आपने आम आदमी को सुविधाएं नहीं दी हैं। और ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको हर महीने, हर साल देखने को मिलते हैं। अश्विनी वैष्णव जी कह रहे थे साहब इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आएगी कि रेल दुर्घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन अब रेल दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। और जवाबदेही एफर्ट तो डाल ही रहे हैं, वो नहीं है एफर्ट तो डाल, एफर्ट कहां जा रहे हैं? एफर्ट सही दिशा में होने चाहिए, दिखेंगे। अभी देखिए, अभी अरविंद भाई ने बढ़िया बात कही, वो गिरा हुआ था भाई, वो मरने जा रहा था, उसको खड़ा किया गया, तो अब खड़ा होकर चलेगा ना। और अरविंद भाई ने कहा हाथी, और जपेंद्र ने उसका रंगा ही बदल दिया, वो कहा सफेद हाथी। वो अपने कह लिया कि हाथी काला वाला नहीं, सफेद हाथी, वो उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है, नेता लोग अपने सुविधा से बदल लेते हैं सब। बोलो। एक बात हमें ये बताई जाए कि 2014 से पहले के हम लोग ट्रेन में नहीं चलते थे, कि सारी अव्यवस्थाएं 2014 से पहले थी और सारी व्यवस्थाएं 2014 के बाद ही बनी। ठीक है। सबसे आसान काम होता है पुरानी सरकारों में कमियां निकालना। ठीक है। और इस मामले में हमारे बीजेपी के साथी बड़े बिल्कुल स्पष्ट कह देते जी पुरानी सरकारों ने कुछ किया नहीं, अब हमें कम से कम 20-25 साल का टाइम तो लगेगा। ठीक है, वो सुधार रहे हैं भाई, समय तो लगता ही है। बोलिए जपेंद्र, संक्षिप्त में, क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ। जा रही है ठीक है। अरुणेश ठीक है, अरुणेश यादव ठीक है। हम अरुणेश जी के कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अरुणेश जी ने खुलेआम इस पूरे मामले में भ्रमित करने वाला ये वक्तव्य दिया अपने अंतिम समय में। आप बात करते हैं, हम पूर्ववर्ती सरकारों की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि आजादी के 76 सालों के बाद कश्मीर तक ट्रेन पहुंची। किसने पहुंचाई? आपने ना। हम कहते हैं भैया आप ही ने पहुंचा दी। आज देश के अंदर पिछले 11 वर्षों में इतने नए ट्रैक बिछाए गए, उन ट्रैकों को पहले क्यों नहीं बिछाया गया? ये भी आप ही ने बिछाया। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, काम भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है, तो आप पे आरोप हम लगाने वाले कौन होते हैं भाई? जनता देख रही है, जनता समझती है। हाँ बिल्कुल, एक जरूर एक चिंतनीय विषय है कि जिन प्रदेशों से बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बंगाल हो गया, जहां आवागमन में बहुत बड़ी जनसंख्या अप डाउन करती है, महानगरों की तरफ रुख करती है, निश्चित तौर पर वहां ट्रैक बढ़ाने की दृष्टि से सरकार काम कर रही है। जो वर्तमान ट्रैक हैं उन ट्रैक्स पर ट्रेनें बढ़ा दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता हुआ। ठीक बात है। तो निश्चित तौर पर ये वहां ट्रैक बढ़ाना, रेल की संख्याएं दुगनी तिगनी चौगनी करना, उसके लिए ट्रैक बढ़ाने। धन्यवाद कुंवर जपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, डॉक्टर अरुणेश यादव, अरविंद सिंह, रवि पांडे, नरेंद्र कुमार त्यागी और तमाम दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। सवाल ये है कि काम तो हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन फिर वही बात कि जिन लोगों की तादाद बहुत है, जो 85% है इस देश में, मेरा वर्ग के लोग, आम आदमी जिसे कहते हैं, उसके लिए ट्रेनों में जगह नहीं है। यही वजह है कि वो ठूस ठूस कर जानवरों की तरह ट्रेनों में जाते हैं। और हम अपनी इस बात पर अडिग हैं, आगे भी अडिग रहेंगे कि ट्रेनों के अंदर, रेलवे के अंदर आम आदमी के लिए जगह सिकुड़ गई है, कम हो गई है। इससे नमस्कार।